कल्पना कीजिए कि आज की कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, शायद कोई बहुत बड़ी टेक कंपनी हो या फिर कोई ई कॉमर्स जायंट। अब सोचिए कि वो किसी दूसरे देश में व्यापार करने जाएं। हाँ, और सिर्फ व्यापारी नहीं, धीरे धीरे वो कंपनी वहां अपनी खुद की सेना बना ले। बिल्कुल, वहां के नवाबों और राजाओं को हरा दें और फिर वहां के लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर दें। सुनने में ये किसी साई-फाई फिल्म की कहानी लगती है ना? एकदम किसी डिस्टोपियन मूवी जैसा लगता है। हाँ, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा सच में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरुआत में महज मुनाफा कमाने के मकसद से बनी एक व्यापारिक संस्था थी, उसने भारत जैसे विशाल देश पर अपना शासन स्थापित कर लिया। और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। ये डिकोड करेंगे कि कैसे 1773 से लेकर 1935 तक ब्रिटिश संसद ने धीरे धीरे इस कंपनी पर नकेल कसी। और कैसे इन कानूनों ने अनजाने में ही सही आधुनिक भारत के संवैधानिक ढांचे की नींव तैयार कर दी। एग्जैक्टली। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं और आज इस पूरे सफर को कुछ महत्वपूर्ण स्लाइड्स के जरिए डिकोड करते हैं। ये सफर न सच में ऐतिहासिक और बेहद दिलचस्प है। क्योंकि देखें, जब हम संविधान शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जहां कुछ बहुत ही विद्वान लोग एक कमरे में बैठकर कानून लिख रहे हैं। हाँ, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तस्वीर होती है। बिल्कुल वैसे ही। लेकिन भारत के संवैधानिक विकास की कहानी बिल्कुल अलग है। ये किसी एक दिन या एक साल का काम नहीं था। ये लगभग 250 सालों का एक बहुत ही जटिल, धीमा और कई बार विरोधाभासी सफर था। राइट। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रिटिश संसद ने ये कानून शुरुआत में भारतीयों के भले के लिए नहीं बनाए थे। अच्छा। हाँ, बल्कि एक बेलगाम होती जा रही व्यापारिक कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाए थे। और आज हम यही समझेंगे कि कैसे उन कानूनों की वजह से हमारी व्यवस्थाएं बदली। चलिए आज के मास्टर क्लास की पहली स्लाइड पर नजर डालते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। हाँ, 1773। हमारे नोट्स यहाँ बताते हैं कि ये ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने का, यानी उसे एक दायरे में लाने का बिल्कुल पहला प्रयास था। सही कहा आपने, ये पहला स्टेप था। के तहत एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव किया गया। बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, उसके पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इस नए ज्यादा ताकतवर पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नाम स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट। इसके साथ ही एक और बड़ी चीज हुई। न्याय व्यवस्था के लिए 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलाइजा इम्पे थे। ओह वाह। और अगर हम कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसको चलाने के लिए दो संस्थाएं काम कर रही थी। एक था बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें 24 सदस्य होते थे। हाँ, एग्जैक्टली 24 सदस्य। तो यहाँ पर मेरा पहला सवाल ये है कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट बनाने और गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों को समझना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स असल में कंपनी के निदेशकों का समूह था, यानी वो लोग जो कंपनी का व्यापारिक फैसला लेते थे। राइट। अब हुआ यह है कि कंपनी भारत में तो बहुत मुनाफा कमा रही थी, लेकिन करप्शन यानी भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि कंपनी के अधिकारी तो अमीर होकर ब्रिटेन लौट रहे थे, पर खुद कंपनी घाटे में जा रही थी। ओ, मतलब अधिकारी अपना जेब भर रहे थे और कंपनी डूब रही थी। बिल्कुल यही हो रहा था। तो ब्रिटिश संसद को लगा कि अगर इस कंपनी को खुला छोड़ दिया गया तो ये अनर्थ कर देगी। इसलिए 1773 का एक्ट लाया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को भी उसके अधीन करने की शुरुआत की गई, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में एक यूनिफॉर्मिटी आए, है ना? हाँ, प्रशासन में एकरूपता आए। और जहां तक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो ये कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों पर ब्रिटिश कानून के तहत नजर रखने का एक तरीका था। ये कंपनी के निजी राज में ब्रिटिश न्याय प्रणाली का पहला सीधा दखल था। लेकिन देखिए, ऐसा लगता है कि 1773 का ये कानून पूरी तरह से काम नहीं कर पाया, क्योंकि ठीक 11 साल बाद 1784 में ब्रिटिश संसद को पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। सही पकड़ा आपने, 1773 में खामियां थी। हाँ, इस नए एक्ट ने एक बहुत ही साफ लकीर खींच दी। इसने कंपनी के राजनीतिक कार्यों और वाणिज्यिक यानी विशुद्ध व्यापारिक कार्यों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया।
नोट्स के अनुसार राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए 6 सदस्यों वाला एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया है। और साथ ही बंगाल में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? देखिए, 1773 के कानून में एक बहुत बड़ी खामी ये थी कि कंपनी के व्यापारिक निदेशक ही राजनीतिक और सैन्य फैसले ले रहे थे। एक व्यापारी का मेन फोकस तो मुनाफा कमाना होता है, अच्छी सरकार चलाना थोड़ी। हाँ, उन्हें तो बस प्रॉफिट से मतलब होता है। पिट्स इंडिया एक्ट ने इसी को सुधारा। जो नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना वो सीधे ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह था। यानी अब व्यापार कंपनी देखेगी, लेकिन युद्ध किससे करना है, संधि किससे करनी है, इसका फैसला ब्रिटिश सरकार का ये नया बोर्ड करेगा। अच्छा, तो पावर डिवाइड कर दी। बिल्कुल। और जो परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 की गई ना, उसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन था। क्या मैं इसका अनुमान लगा सकती हूँ? अगर पहले 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल थे तो कुल 5 लोग हुए। ऐसे में अगर 3 लोग गवर्नर के खिलाफ हो जाएं, तो वो बेचारा कोई फैसला ही नहीं ले सकता था। एकदम सटीक, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। इसीलिए सदस्यों की संख्या 3 की गई। अब गवर्नर जनरल को मिलाकर कुल 4 लोग हो गए। राइट। ऐसे में अगर मामला 2-2 से टाई हो जाता तो गवर्नर जनरल को निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देने का अधिकार दे दिया गया। इससे डिसीजन मेकिंग बहुत आसान और फास्ट हो गई। इससे अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये ऐसा है जैसे किसी कंपनी के सीईओ के ऊपर अचानक सरकार ने अपना एक बोर्ड बैठा दिया हो। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन सीईओ भी तो अपनी पावर बढ़ाना चाहता है ना। और इसी पावर स्ट्रगल की कड़ी में एक दिलचस्प मोड़ आता है 1786 के संशोधन अधिनियम के साथ। हमारे नोट्स क्लियर करते हैं कि ये कानून स्पेशल रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। कॉर्नवालिस के नखरे बहुत थे उस वक्त। हाँ, उसने भारत आने से पहले कुछ शर्तें रखी थीं। इस एक्ट के जरिए उसे मुख्य सेनापति यानी कमांडर इन चीफ भी घोषित कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, उसे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिली कि वो स्पेशल सिचुएशंस में अपनी ही परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। इसे हम सीधे शब्दों में वीटो पावर कह सकते हैं। देखिए, कॉर्नवालिस जो था वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लौट कर आया था। वो जानता था कि बिना पूरी सैन्य और प्रशासनिक ताकत के एक विदेशी जमीन पर राज करना कितना मुश्किल है। ओह, उसको एक्सपीरियंस था पहले का। हाँ, तो 1786 का ये कदम पूरी तरह से सत्ता के केंद्रीकरण यानी पावर को एक ही इंसान के हाथों में समेटने की दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप था। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं और अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं चार्टर एक्ट्स के युग की तरफ, जो कि 1793 से शुरू होता है। हाँ, 1793 से लेके 1853 तक के इस दौर में कंपनी के अधिकार को हर 20 साल में बढ़ाया जाने लगा। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास के पर्यवेक्षण का सीधा अधिकार मिल गया। राइट। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट ने तो एक बहुत बड़ा धमाका ही कर दिया। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स याद ध्यान दें, ये एक्ट बहुत बार पूछा जाता है। सही कहा। इसमें कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार यानी मोनोपोली खत्म कर दी गई। हालांकि चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर उनका एकाधिकार बचा रहा। सिर्फ चाय और चीन, बस वही बचा था। और इसके अलावा इसी एक्ट में पहली बार ये प्रावधान किया गया कि भारतीय शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने की ऑफिशियल छूट मिल गई। तो इस धमाके का रीजन क्या था? अगर हम इसे ब्रॉडली समझें तो 1813 के चार्टर एक्ट के पीछे ना ब्रिटेन की अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी का दबाव था। अच्छा, वहां कुछ हो रहा था क्या? हाँ, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। वहां के बाकी व्यापारी डिमांड कर रहे थे कि भारत का इतना बड़ा मार्केट सिर्फ एक कंपनी के लिए रिजर्व्ड क्यों रहे, इसे सबके लिए खोल देना चाहिए। ओह, इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली तोड़ दी। एग्जैक्टली। और वही जो शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने और मिशनरियों को परमिशन देने का कदम था ना, वो सिर्फ एक सोशल रिफॉर्म नहीं था। ब्रिटिश प्रशासन को एक ऐसी फौज तैयार करनी थी जो ग्राउंड लेवल पर प्रशासन को संभाल सके। मतलब सस्ते क्लर्क्स चाहिए थे उन्हें। हाँ, ऐसे लोग जो देखने में तो भारतीय हों लेकिन अपनी सोच और समझ में पूरी तरह से ब्रिटिश सिस्टम के वफादार हों। ये तो बहुत ही गहरी बात है। और 1813 में जो ये प्रोसेस शुरू हुई वो 1833 के चार्टर एक्ट में अपने चरम पर पहुंचती हुई दिखती है। 1833 का एक्ट सेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल, सेंट्रलाइजेशन का पीक था ये। कंपनी का जो बचा खुचा एकाधिकार था यानी चाय और चीन के साथ व्यापार, वो भी इसमें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।
मतलब व्यापारिक कंपनी के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का दी एंड हो गया और वो बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। राइट। और इस बदलाव के साथ ही जो पद बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिक इस पद पर बैठने वाले प्रथम व्यक्ति बने। विलियम बेंटिक, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इसी एक्ट में ये भी निर्देश था कि सरकारी चयन में जाति और वर्ना के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। देखिए, 1833 के एक्ट का सिग्निफिकेंस इस बात में है कि अब ब्रिटिश हुकूमत ओपनली ये एक्सेप्ट कर रही थी कि हम अब सिर्फ व्यापारी नहीं हैं, हम पूरे भारत के शासक हैं। रूलर्स बन गए थे अब वो। हाँ, और जब आप इतने विशाल देश पर राज कर रहे हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड ढांचे की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कानून बनाने की प्रोसेस को पूरे देश के लिए एक ही कर दिया गया। और शायद इसी वजह से 1833 के एक्ट के तहत परिषद में एक चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य यानी लॉ मेंबर को जोड़ा गया है ना। बिल्कुल सही, ताकि पूरे देश के लिए कानून बनाने में एक्सपर्टीज मिल सके। यहाँ एक और बेहद इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसी 1833 के एक्ट के प्रावधानों से पावर लेते हुए आगे चलकर 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने भारत में दास्ता यानी स्लेवरी का पूरी तरह से अंत कर दिया। हाँ, एलनबरो का नाम स्लेवरी बैन के साथ जुड़ा है। और जो विधि सदस्य था ना, मैकॉले, उसका काम पूरे भारत के लिए कानूनों को कोडिफाई करना था, यानी उन्हें एक सिस्टम में लाना। ये हमारे आधुनिक आईपीसी जैसे कानूनों की शुरुआती नींव थी। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें हम देखते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चित कदम था वो था अधिकारियों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुरुआत, जैसे आज हम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स कहते हैं। हाँ, अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या ये परीक्षाएं सच में एडमिनिस्ट्रेशन को फेयर बनाने के लिए थीं या फिर सिर्फ ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी को और मजबूत करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क बनाया जा रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आइडिया ऊपर से देखने में बहुत डेमोक्रेटिक लगता है कि हाँ, सबको मौका मिल रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। ये एग्जाम्स ब्रिटेन में होते थे, सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होते थे और सिलेबस भी पूरी तरह से वेस्टर्न एजुकेशन पर बेस्ड था। तो एक आम भारतीय के लिए तो ये लगभग इम्पॉसिबल था उस वक्त। एग्जैक्टली। इसका मेन मोटिव था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत ही क्वालिफाइड, एलीट और लॉयल ब्यूरोक्रेसी तैयार करना। यह सिस्टम प्रशासन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए था, इंडियंस के साथ पावर शेयर करने के लिए नहीं। 1857 की क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। चलिए अब अगले भाग की ओर बढ़ते हैं और अगली स्लाइड देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश हुकूमत को समझ आ गया था कि पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा और इसका डायरेक्ट रिजल्ट था 1858 का भारत सरकार अधिनियम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। इस कानून ने एक ही झटके में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह खत्म कर दिया। भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ताज के अंडर आ गया। कंपनी गायब और क्राउन इंचार्ज। हाँ, और जो पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। उनकी जगह एक नया बेहद ताकतवर पद बनाया गया, भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब यहाँ स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि ये भारत सचिव असल में होता कौन था। ये व्यक्ति ब्रिटिश कैबिनेट का एक सीनियर मिनिस्टर होता था जो सीधे ब्रिटिश संसद में बैठता था। अच्छा, यानी वो लंदन में ही रहता था। हाँ, उसकी हेल्प के लिए 15 सदस्यों वाली एक भारतीय परिषद का भी गठन हुआ। लेकिन यहाँ जो सबसे शॉकिंग बात है वो है इसका इकोनॉमिक एंगल। इस सचिव के ऑफिस का, जो कि लंदन में था, पूरा का पूरा खर्च भारत के खजाने से जाता था, जिसे होम चार्जेस कहा गया। ये तो सच में अजीब बात है। मतलब हम पर शासन करने के लिए लंदन में जो दफ्तर चल रहा है उसकी सैलरी और रेंट भी हमारी ही खजाने से वसूली जा रही है। बिल्कुल यही सच्चाई थी। प्रशासन के लेवल पर भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जो पद गवर्नर जनरल का था उसे अब वाइसरॉय कहा जाने लगा, जो सीधे ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था, और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसरॉय बने। ये एक सिंबॉलिक लेकिन बहुत बड़ा शिफ्ट था। गवर्नर जनरल अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बचा था, वो महारानी का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव यानी वाइसरॉय बन गया था।
लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो असली कंट्रोल अब लंदन में बैठे भारत सचिव के हाथ में जा चुका था। इसके ठीक 3 साल बाद आता है 1861 का अधिनियम। इस अधिनियम ने वाइसरॉय को कुछ नई पावर्स दी। सबसे मेन था आपात स्थिति में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार मिलना। हाँ, ऑर्डिनेंस पार। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 6 से 12 तक करने का अधिकार मिला, और एक विधि सदस्य की फिर से नियुक्ति हुई जो 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात ये थी कि इसी अधिनियम से विधानसभा की स्थापना की नींव पड़ी। देखिए, जो ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार था ना, उसने वाइसरॉय को एक डिक्टेटर जैसी पावर दे दी थी। वो बिना किसी परिषद की परमिशन के कानून बना सकता था इमरजेंसी में, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन 1861 के एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में भी पूछी जाती है, वो थी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत। पोर्टफोलियो सिस्टम? हाँ, यानी सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग सदस्यों को सौंपना। जैसे आज के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर होते हैं, ये उसी कैबिनेट सिस्टम का बेस था। अच्छा, तो व्यवस्था धीरे धीरे अपना मॉडर्न फॉर्म ले रही थी। अब अगर हम 1892 के अधिनियम को देखें तो इसमें विधानसभाओं का और विस्तार किया गया। एडिशनल मेंबर्स की संख्या कम से कम 10 और मैक्सिमम 16 कर दी गई। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुई, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति यानी इनडायरेक्ट इलेक्शंस। हाँ, इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट पहली बार आया। लेकिन इसमें भी एक बड़ा पेंच था। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और सवाल पूछने का अधिकार तो दे दिया गया था, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मतदान यानी वोटिंग का अधिकार अभी भी नहीं मिला था उन्हें। ये ब्रिटिश सरकार की बहुत ही सोची समझी पॉलिटिक्स थी। देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन चुकी थी और इंडियंस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन की डिमांड लगातार तेज हो रही थी। हाँ, लोग अपने हक मांग रहे थे। तो 1892 का अधिनियम उसी प्रेशर कुकर की सीटी निकालने जैसा था। इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया जहां वो अपनी भड़ास निकाल सकें, थोड़े सवाल पूछ लें, लेकिन जब एक्चुअल डिसीजन लेने की बारी आई तो वोटिंग राइट ना देकर सारी असली पावर अंग्रेजों ने अपने ही पास रखी। आप इसे रिप्रेजेंटेशन का एक इल्यूजन या दिखावा कह सकते हैं। अब हम आधुनिक भारत के इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ पर है। अगली स्लाइड पर पूरा फोकस रखें। अब हम 20वीं सेंचुरी में आते हैं, जहां चीजें और भी जटिल और थोड़ी डार्क हो जाती हैं। 1909 का अधिनियम, जिसे हम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ली मिंटो बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट। हाँ, इसमें विधानमंडलों की पावर और उनके साइज में काफी बढ़ोतरी की गई। सदस्यों को पब्लिक इश्यूज पर क्वेश्चन पूछने का राइट मिला। लेकिन इस एक्ट में एक ऐसा प्रावधान था जिसने आने वाले कई दशकों के लिए भारत का नक्शा तय कर दिया। वो था सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। राइट। इस अधिनियम ने मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की। और यहाँ ना स्टूडेंट्स को एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। पृथक निर्वाचन और आज के आरक्षण यानी रिजर्वेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आरक्षण में सीट किसी एक कम्युनिटी के लिए तय होती है, लेकिन उस पर वोट सभी लोग देते हैं। पर पृथक निर्वाचन में क्या था, सीट भी मुस्लिम कम्युनिटी की होती थी और उस सीट पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को होता था। बाकी धर्म के लोग वहां वोट नहीं डाल सकते थे? एकदम नहीं। ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का सबसे खतरनाक रूप था, जिसने समाज के दो बड़े वर्गों के बीच एक बहुत ही सॉलिड पॉलिटिकल दीवार खड़ी कर दी। ये सच में एक बहुत ही गंभीर और डिवाइड करने वाला कदम था। इसके ठीक 10 साल बाद 1919 का अधिनियम आया, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं इसे। राइट। इसमें शासन व्यवस्था को पूरी तरह से एक नया ढांचा दिया गया। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था यानी बाइकैमरलिज्म लागू की गई। जैसे आज हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है ना, वैसे ही 2 सदन बने। पहला उच्च सदन, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया, जिसमें 7 सदस्य थे, और दूसरा केंद्रीय विधानसभा, जिसमें 144 सदस्य रखे गए। इस एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शन को भी अपनाया गया। और एक बात और, जो सांप्रदायिक चुनाव 1909 में शुरू हुआ था ना, वही सेपरेट इलेक्टोरेट। हाँ, 1919 के एक्ट में उसका विस्तार कर दिया गया और इसे सिखों और दूसरी कम्युनिटीज पर भी लागू कर दिया गया। लेकिन 1919 के एक्ट का जो सबसे बड़ा और जटिल प्रयोग था, वो था प्रांतों के लेवल पर द्वैध शासन या डायरकी की शुरुआत। जी हाँ, हमारे नोट्स इस द्वैध शासन को काफी डिटेल में समझाते हैं। इसमें प्रांतों के विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था।
पहले थे आरक्षित विषय यानी रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, जैसे फाइनेंस, पुलिस और जस्टिस। ये सीधे ब्रिटिश गवर्नर के कंट्रोल में थे और इसके लिए वो किसी के प्रति उत्तरादायी नहीं था। और दूसरे थे हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर। ये भारतीय मंत्रियों को दिए गए और इसके लिए उन्हें असेंबली के प्रति उत्तरादायी बनाया गया। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? अगर हम इसके प्रैक्टिकल साइड को देखें तो ये एक पूरी तरह से फेल्ड सिस्टम था। आप खुद सोचिए, भारतीय मंत्रियों को एजुकेशन और हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई, हाँ, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो कहां से आएगा? वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास था, जो कि एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट था और पूरी तरह से गवर्नर की मुट्ठी में था। ओह, यानी आपके पास काम करने की जिम्मेदारी तो है, लेकिन पैसा और असली पावर बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। ये सिस्टम सिर्फ लोगों को इस इल्यूजन में रखने के लिए बनाया गया था कि देखो हम तुम्हें पावर दे रहे हैं, जबकि एक्चुअल कंट्रोल गवर्नर के पास ही था। ये तो सच में लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात हुई। और इसके बाद इसी लंबे सफर का जो सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ वो था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बेस है हमारे संविधान का। बिल्कुल। ये एक्ट इतना लंबा और विस्तृत था कि हमारे वर्तमान संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर इसी से लिया गया है। इसमें एक अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रपोजल रखा गया था, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासतें दोनों शामिल हों। हालांकि रियासतों ने इसमें जुड़ने से मना कर दिया, इसलिए वो फेडरेशन कभी रियल में बन ही नहीं पाया। सही कहा। 1935 के एक्ट ने एक और बहुत बड़ा बदलाव किया। वो जो द्वैत शासन 1919 में प्रांतों में लाया गया था ना, जो पूरी तरह फेल हो चुका था, उस सिस्टम को प्रांतों से हटाकर केंद्र में लागू कर दिया गया। अच्छा, और प्रांतों का क्या हुआ? प्रांतों को इसके बदले प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई। मतलब प्रांतों को काफी हद तक इंडिपेंडेंट कर दिया गया और वहां चुनी हुई सरकारों को बिना इतने इंटरफेरेंस के काम करने का मौका मिला। हाँ, वहां अब अकाउंटेबल गवर्नमेंट्स बनने लगी थी। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी इस एक्ट में दो बहुत बड़े काम हुए। एक तो जस्टिस सिस्टम के टॉप पर एक संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट बनाया गया और दूसरा देश की इकोनॉमी, करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए एक संघीय बैंक बनाया गया, जिसे आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई के नाम से जानते हैं। देखिए, प्रावधान तो इसमें बहुत सारे थे। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार एक बहुत ही मॉडर्न और डेमोक्रेटिक ढांचा तैयार कर रही है भारत के लिए। लेकिन जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें एक बहुत ही फेमस कोट मिलता है। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के इस एक्ट को अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। हाँ, ये कोट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब यहाँ ये सवाल लाजमी है कि जब प्रांतों को ऑटोनॉमी मिल रही थी, इलेक्शंस हो रहे थे, फेडरल कोर्ट और आरबीआई बन रहा था, तो फिर ये गाड़ी बिना इंजन के कैसे हुई? इसका आसान सा जवाब 1935 के एक्ट के उन बारीक अक्षरों में छिपा था जो आम लोगों को नहीं दिखते। पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स को कागजों पर तो बहुत दिखाई गई, लेकिन जो असली कंट्रोल था, यानी गाड़ी का इंजन, हाँ, वो इंजन अभी भी पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नर और वाइसरॉय के हाथों में ही था। गवर्नर के पास इतने विशेषाधिकार और वीटो पावर्स थे कि वो किसी भी चुनी हुई प्रांतीय सरकार के फैसले को बीच में रोक सकता था या रद्द कर सकता था। इसीलिए नेहरू जी ने अनेक ब्रेक वाली गाड़ी कहा। बिल्कुल, ब्रेक बहुत सारे थे ताकि भारतीय मंत्री कुछ भी ऐसा ना कर सकें जो ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ हो। लेकिन उस गाड़ी को आगे बढ़ाने की, स्वतंत्र फैसले लेने की जो ड्राइविंग फोर्स होती है, वो नदारद थी। इसीलिए इसे इंजन रहित गाड़ी कहा गया। तो चलिए आज के इस विस्तृत चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे ये पूरी कहानी 1773 के एक रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई, जहां ब्रिटिश संसद ने सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के मुनाफे और उसके भ्रष्टाचार को काबू करने की कोशिश की। और फिर पिट्स इंडिया एक्ट ने व्यापार और राजनीति को अलग किया। हाँ, उसके बाद 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट्स ने कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म करके उसे पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। फिर आई 1857 की क्रांति, जिसने सीधा क्राउन का रूल ला दिया। और उसके बाद का फेज तो और भी जटिल। जरा कल्पना कीजिए। अच्छा। आपके हाथ में एक बिल्कुल कोरा कागज थमा दिया जाए। हाँ।
और आपसे कहा जाए कि भाई उन 30 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए नियम लिखिए जो दर्जनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ओहो, ये तो बिल्कुल अलग अलग धर्मों को मानते हैं, और जो अभी अभी विभाजन के एक बेहद दर्दनाक दौर से गुजरे हैं। बिल्कुल, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। एकदम सही। तो द डीप डाइव के इस विशेष गहन अध्ययन सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम केवल तारीखों और नामों की लिस्ट नहीं रटने वाले हैं। जी बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास जो विस्तृत नोट्स और स्रोत सामग्री है ना, उसके जरिए हम भारत की संविधान सभा के उस असंभव से लगने वाले ऐतिहासिक सफर को डिकोड करेंगे। क्या बात है। और हमारा मिशन आज सिर्फ तथ्यों को पढ़ना नहीं है ना, एकदम, बल्कि एक अल्ट्रा रिवीजन के नजरिए से उस क्यों और कैसे को गहराई से समझना है। देखिए, ताकि एग्जाम के लिए हर एक कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो जाए। राइट। एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। क्या है ना, अक्सर जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो सिर्फ अंतिम परिणाम देखते हैं। हाँ, हम प्रोसेस भूल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम उन जटिल परिस्थितियों को समझते हैं जिनमें दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान आकार ले रहा था, तो वो जानकारी महज एक फैक्ट नहीं रह जाती। वो एक कहानी बन जाती है ना? एकदम, वो एक जीवंत कहानी बन जाती है। आज हम मिलकर इस ऐतिहासिक यात्रा के हर एक पन्ने को पलटेंगे और उस बुद्धिमत्ता का विश्लेषण करेंगे जिसने इस राष्ट्र की नींव रखी। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से पकड़ते हैं। मतलब जैसे एक मजबूत घर बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट का विचार आना जरूरी है ना? जी। ठीक वैसे ही भारत के लिए संविधान सभा का विचार कोई रातों रात नहीं आया था। इसका एक पूरा क्रमिक विकास है। चलिए अब बिना देरी किए अपने नोट्स की पहली स्लाइड देखते हैं और पृष्ठभूमि को समझते हैं। हाँ, और इस पृष्ठभूमि को समझना वाकई बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। बिल्कुल। अगर हम इस विचार के बीच की बात करें तो भारत के लिए अपनी एक संविधान सभा होनी चाहिए, ये पहला विचार 1934 में एम.एन. रॉय ने रखा था। अच्छा, एम.एन. रॉय ने 1934 में? जी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यह महज एक हवाई बात नहीं थी। देखिए, एम.एन. रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे। राइट। और उनका यह सुझाव एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के आत्मनिर्णय की एक बहुत ही ठोस वैचारिक शुरुआत थी। लेकिन एक व्यक्ति के विचार से तो बात बनती नहीं है। बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि अगले ही साल मतलब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। जी, ऑफिशियल डिमांड बन गई। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज हैरान करती है। ब्रिटिश सरकार तो लगातार इन मांगों को नजरअंदाज कर रही थी, है ना? फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बात आगे बढ़ी? यहीं पर 1938 में जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक घोषणा का महत्व सामने आता है। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट और आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनेगा। ओहो, बिना बाहरी हस्तक्षेप के? बिल्कुल। और इसे वो सभा बनाएगी जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई हो। इस बिना बाहरी हस्तक्षेप वाली शर्त ने ब्रिटिश हुकूमत पर एक अभूतपूर्व कूटनीतिक दबाव बनाया। राइट। और क्या है ना, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बादल भी मंडरा रहे थे। अंग्रेजों को भारतीयों के समर्थन की बहुत सख्त जरूरत थी। अच्छा, तो ये एक रणनीतिक दबाव भी था। बिल्कुल। और उसी दबाव का नतीजा था 1940 का अगस्त प्रस्ताव। हाँ, अगस्त ऑफर। जी, जहां ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सैद्धांतिक रूप से इस मांग को स्वीकारा। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थीं, तब कैबिनेट मिशन आया। राइट। एकदम सही। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया। इसी प्लान ने वो रूपरेखा पर हमारी संविधान सभा का गठन हुआ।
अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं कि आखिर इस सभा में कौन-कौन लोग थे। अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन के फॉर्मूले के अनुसार संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों की संख्या तय की गई थी। जी 389। अब इस संख्या का जो बंटवारा है ना, वो भारत की तत्कालीन राजनीतिक वास्तविकता को दर्शाता है। अगर हम अपने नोट्स के गणित पर ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो इन 389 सीटों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। बिल्कुल। 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थीं, जहां सीधे अंग्रेजों का शासन था, और बाकी बची 93 सीटें देशी रियासतों के लिए थीं, जहां राजा महाराजाओं का राज था। जी। अब सीटों का ये बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया था। मोटे तौर पर हर 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि। राइट। लेकिन यहां मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है। अगर हर 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व हो रहा था, तो ये चुनाव प्रत्यक्ष क्यों नहीं था? मतलब आम जनता ने डायरेक्ट वोट क्यों नहीं डाला? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, उस समय के भारत की कल्पना कीजिए आप लोग। हाँ। देश की साक्षरता दर बेहद कम थी। हाँ, पढ़े लिखे लोग कम थे। संसाधन सीमित थे और एक विशाल आबादी के लिए रातों रात सीधे चुनाव करवाना व्यावहारिक रूप से असंभव था। समझ गया। इसीलिए चुनाव अप्रत्यक्ष रखा गया। इसका मतलब है कि जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य पहले से चुने जा चुके थे ना, हाँ। उन्होंने ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना। अच्छा, लेकिन उन्होंने इसके लिए जिस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया, वो काम कैसे करती है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम चुन रहे हो। ओहो, आइसक्रीम। चलिए बताइए। लेकिन आप सिर्फ एक नहीं चुनते, बल्कि अपनी पसंद को रैंक करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अच्छा, प्रेफरेंस देते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी पहली पसंद को पर्याप्त वोट नहीं मिलते और वो रेस से बाहर हो जाती है, तो आपका वोट बेकार नहीं जाता, वो आपकी दूसरी पसंद को ट्रांसफर हो जाता है। क्या बात है, ये तो बहुत स्मार्ट सिस्टम था। है ना? इस प्रणाली का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि सभा में अल्पसंख्यक वर्गों और हर समुदाय के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, ताकि बहुसंख्यक वोट के शोर में किसी की आवाज दब न जाए। राइट, सबको आवाज मिले। और एक बात और, जो 93 देसी रियासतें थीं, वहां चुनाव नहीं हुआ। उनके प्रमुखों ने अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत किया था, यानी नॉमिनेट किया था। ये बहुत ही शानदार तरीका था सबको साथ लाने का। लेकिन दुर्भाग्य से ये 389 का आंकड़ा अंत तक टिक नहीं पाया। जी बिल्कुल नहीं। विभाजन की त्रासदी के बाद जब मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए, तो यह संख्या घटकर मात्र 299 रह गई। जी हाँ, वो एक बहुत ही भावुक और गंभीर क्षण था, जो सभा पूरे उपमहाद्वीप के लिए बनी थी ना। हाँ। अब उसे एक खंडित लेकिन स्वतंत्र भारत के लिए नियम बनाने थे। सही कहा। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से नोट कर लें। चलिए अब अगले भाग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि काम कैसे शुरू हुआ। जी, काम की शुरुआत बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल में हुई थी। बिल्कुल। अगर हम इन शुरुआती बैठकों को एक टाइमलाइन की तरह देखें, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक हुई। राइट। लेकिन इस बैठक में केवल 211 सदस्य ही पहुंचे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। जी, उन्होंने बॉयकॉट किया था। बिल्कुल। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मैं सोच रहा था, क्या इसके पीछे भी कोई खास वजह थी? बिल्कुल थी। देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा के सबसे वरिष्ठ यानी सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। अच्छा। हाँ, फ्रांसीसी लोकतांत्रिक परंपरा में सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष चुनने का चलन है और उसी का सम्मान करते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई ताकि सभा का शुरुआती कामकाज शुरू हो सके। समझ गया। लेकिन हाँ, ये व्यवस्था सिर्फ 2 दिन के लिए थी। हाँ, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधिवत रूप से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। बिल्कुल, परमानेंट प्रेसिडेंट। साथ ही सभा के विशाल कार्यभार को संभालने के लिए 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। इसे भी नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए स्टूडेंट्स। एकदम। और फिर इसके ठीक 2 दिन बाद, मतलब 13 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे संविधान की दिशा तय कर दी। आप 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। जी, इसे आप आने वाले संविधान का ट्रेलर या उसकी आत्मा कह सकते हैं। ओहो, ट्रेलर सही शब्द है।
है ना? इसमें ये स्पष्ट किया गया था कि हमारा देश कैसा होगा, एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य जहां न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। और 22 जनवरी 1947 को सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो आगे चलकर हमारी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बना। राइट। लेकिन इसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। तो आजादी के साथ ही इस सभा के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया, है ना? बदल गया और बहुत व्यापक हो गया। हम इसे दोहरी भूमिका या डुअल रोल कहते हैं। अच्छा, डुअल रोल। हाँ, आजादी के बाद संविधान सभा भारत की पहली संसद यानी विधायिका भी बन गई। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ही संस्था थी जो 2 अलग-अलग टोपियां पहनती थी। 2 टोपियां। मतलब जब वो संविधान बनाने के लिए बैठते थे तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे जी, लेकिन जब वो रोजमर्रा के कानून बनाने के लिए बैठते थे तब उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। क्या बात है। ये एक बहुत ही अद्भुत व्यवस्था थी। मतलब देश का भविष्य भी लिखा जा रहा था और वर्तमान को भी चलाया जा रहा था। अब जब सभा के पास इतने बड़े 2 काम थे तो उन्हें अलग अलग टीमों की जरूरत पड़ी। अगली स्लाइड देखते हैं। जाहिर है इतने बड़े देश का संविधान कोई एक व्यक्ति या एक समूह बैठकर नहीं लिख सकता था। काम को सुचारू रूप से करने के लिए 22 अलग-अलग समितियों का गठन किया गया। 22 समितियां। अगर हम अपने नोट्स के चार्ट को डिकोड करें तो इन समितियों का बंटवारा किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जैसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जहां हर विशेषज्ञ को उसका क्षेत्र दे दिया गया। जैसे जवाहरलाल नेहरू के पास 4 प्रमुख समितियां थीं: संघ संविधान समिति, संघ शक्तियां समिति, राज्य समिति और संघ विषय समिति। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 3 बेहद संवेदनशील समितियां थीं। अच्छा, कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ी सलाहकार समिति। राज्य विषय समिति भी उनके पास थी। और अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पूरी प्रक्रिया को सुचारू रखने की जिम्मेदारी थी। जी। उनके पास संचालन समिति, प्रक्रिया समिति, ध्वज समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति जैसी 4 अहम समितियां थीं। लेकिन देखिए, इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण टीम थी ना, जिसने इस पूरे बिखरे हुए काम को एक कानूनी दस्तावेज में पिरोया, वो थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। हाँ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। बिल्कुल। और उनके साथ 6 अन्य सदस्य थे: N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान। इसे स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लें। एकदम। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस समिति को केवल जानकारी इकट्ठा नहीं करनी थी, बल्कि उनका काम बहुत तकनीकी था। एकदम सही। प्रारूप समिति को सिर्फ लेखकों की टीम समझना एक बड़ी भूल होगी। उन्हें आप मास्टर एडिटर्स या संवैधानिक सर्जन मान सकते हैं। संवैधानिक सर्जन, वाव, है ना? 22 अलग-अलग समितियां अपने अपने विषयों पर सिफारिशें दे रही थीं, जिनमें अक्सर वैचारिक टकराव भी होता था। हाँ, मतभेद तो होंगे ही। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम का काम था उन सभी विचारों को एक ऐसे कानूनी मसौदे में ढालना जो तकनीकी रूप से बिल्कुल अचूक हो और जिसमें कोई विरोधाभास ना हो। और ये काम उन्होंने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में किया। जी हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी फैक्ट है स्टूडेंट्स, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। समिति में बीच में कुछ बदलाव यानी रिप्लेसमेंट्स भी हुए थे। जी हाँ, स्वास्थ्य कारणों से B.L. मित्र के हटने के बाद उनकी जगह N. माधव राव ने ली। राइट। और सबसे दुखद, जब D.P. खेतान का निधन हो गया तो उनकी जगह T.T. कृष्णामाचारी को शामिल किया गया। ये नाम बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। यह दर्शाता है कि यह प्रक्रिया इंसानी कमजोरियों, बीमारियों और मृत्यु के बीच भी लगातार चलती रही, क्योंकि एक नए राष्ट्र का निर्माण रुक नहीं सकता था। इस समिति की मेहनत का क्या परिणाम निकला, ये जानना बहुत रोचक है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। चलिए देखते हैं। प्रारूप समिति ने अथक मेहनत के बाद संविधान का जो मसौदा तैयार किया, उस पर संविधान सभा के भीतर बहुत सघन बहस हुई। जी, बहुत डिटेल में। और जब मैं सघन कहता हूं तो उसका मतलब है कि एक-एक कॉमा, एक-एक शब्द पर चर्चा हुई। बिल्कुल। अगर हम इन रोचक आंकड़ों पर नजर डालें तो इस पूरी प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इतना समय क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया था। 60 देश? जी,
वो सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे थे, वो अमेरिका से मौलिक अधिकार देख रहे थे तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, राइट। और इन सबको भारत की जटिल और विविध परिस्थितियों के अनुसार ढालना एक बहुत ही लंबा और चुनौतीपूर्ण काम था। इस दौरान संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। और अगर खर्चे की बात करें तो उस समय के हिसाब से लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। ओहो, 64 लाख? हाँ, 1940 के दशक में 64 लाख रुपए, ये तो किसी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बजट जैसा लगता है। बिल्कुल, और ये भारत के भविष्य की सबसे बड़ी फिल्म ही तो थी। सही बात है। इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही शानदार प्रशासनिक और कलात्मक पहलू भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि संविधान सभा के लिए मोहर या प्रतीक के रूप में हाथी को ही क्यों चुना गया? शायद इसलिए क्योंकि ये संविधान दुनिया का सबसे विशाल और विस्तृत संविधान बनने जा रहा था। बिल्कुल एक हाथी की तरह मजबूत और विशाल। बिल्कुल सही। प्रशासनिक स्तर पर एक और नाम बहुत महत्वपूर्ण है, सर BN राव। BN राव। वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। वास्तव में संविधान का जो पहला कच्चा ढांचा था ना, वो BN राव ने ही तैयार किया था, जिसे बाद में डॉक्टर अंबेडकर की समिति ने परिष्कृत किया। इसके अलावा जो फैक्ट मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है हमारी मूल संविधान की सजावट और लिखाई। हाँ, ये हिस्सा सच में बहुत कलात्मक है। हमारे मूल संविधान को किसी मशीन से टाइप नहीं किया गया था स्टूडेंट्स। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक शैली में लिखा था। क्या बात है। और सिर्फ लिखा ही नहीं गया, शांति निकेतन के महान कलाकारों जिनमें नंदलाल बोस और BR सिन्हा प्रमुख थे, उन्होंने इसके हर पन्ने को खूबसूरत कलाकृतियों से सजाया। देखिए, ये केवल एक कानूनी किताब नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक जीता जागता दस्तावेज है। इतनी मेहनत और कलाकारी के बाद अंततः वो दिन आ ही गया। अब हम इस पाठ के अंतिम चरण पर आते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, अब हम जिस बिंदु पर आ रहे हैं वो समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि अपनाया जाना यानी अडॉप्शन और लागू होना यानी कमेंसमेंट, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एकदम सही। 26 नवंबर 1949 ये वो तारीख है जब संविधान सभा ने इस विशाल दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर अंगीकृत किया, यानी अपना लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पेस्ट है। वो क्या? 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था। उस दिन केवल 16 अनुच्छेद ही तुरंत प्रभाव से लागू किए गए थे। सिर्फ 16 अनुच्छेद? मतलब जब पूरा संविधान बनकर तैयार था तो बाकी अनुच्छेदों को रोककर सिर्फ 16 को तुरंत लागू करने की क्या मजबूरी थी? मजबूरी हालात की थी। देखिए, इन 16 अनुच्छेदों में नागरिकता और चुनाव से जुड़े प्रावधान थे। अच्छा, सिटीजनशिप और इलेक्शंस। जी, जरा सोचिए, विभाजन के बाद लाखों लोग इधर से उधर आ जा रहे थे। देश के लिए ये तय करना सबसे पहली प्राथमिकता थी कि आखिर भारत का नागरिक कौन है। पॉइंट है। साथ ही एक नए लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चुनाव की तैयारियां भी तुरंत शुरू करनी थी। इसलिए इन आवश्यक अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया। और बाकी के पूरे संविधान के लिए 26 जनवरी 1950 का इंतजार किया गया, जिसे हम कमेंसमेंट कहते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था, इंतजार 26 जनवरी का ही क्यों? क्योंकि उस तारीख की अपनी एक ऐतिहासिक गूंज थी। वो कैसे? 1930 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के प्रस्ताव के बाद 26 जनवरी को ही पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ओहो, राइट। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस ऐतिहासिक संघर्ष और उस दिन की याद को हमेशा के लिए अमर करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख को पूर्ण रूप से लागू होने के लिए चुना। और इसी पूर्ण प्रवर्तन से ठीक 2 दिन पहले, मतलब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। जी। असीम और जटिल योगदान के लिए भारतीय संविधान का शिल्पकार स्वीकार किया गया। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव को संक्षेप में समेटें तो हमने 1934 में MN रॉय के एक विचार से लेकर 1950 में एक पूर्ण और विशाल संविधान बनने तक की पूरी यात्रा देखी। जी हाँ। हमने 389 सदस्यों के पीछे के गणित और अप्रत्यक्ष चुनाव के तर्क को समझा। हमने जाना कि कैसे यह सभा एक साथ 2 टोपियां पहनकर काम कर रही थी और कैसे प्रारूप समिति ने एक मास्टर एडिटर की तरह इस पूरे दस्तावेज को एक कानूनी स्वरूप दिया। बिल्कुल। और आज के सत्र को समाप्त करने से पहले मैं स्टूडेंट्स के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, 26 नवंबर 1949 को जब पूरा संविधान तैयार था, तब निर्माताओं ने केवल 16 अनुच्छेदों को लागू किया
और बाकी के लिए 26 जनवरी का इंतजार किया। राइट। ये फैसला कोई साधारण बात नहीं थी। ये इस बात का प्रमाण है कि उनके भीतर कितनी गहरी परिपक्वता थी। सही कहा। उन्हें पता था कि वर्तमान की तात्कालिक जरूरतों जैसे नागरिकता को तुरंत कैसे संभालना है और साथ ही अपने इतिहास यानी पूर्ण स्वराज का सम्मान कैसे करना है। बहुत खूब। इतिहास और वर्तमान के बीच का ये शानदार संतुलन ही हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। आप सब इस संतुलन के बारे में गहराई से सोचिएगा। एक बहुत ही शानदार और विचारोत्तेजकांत। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस गहन अध्ययन ने संविधान सभा के पूरे सफर को आप सभी के लिए बेहद स्पष्ट और रोचक बना दिया होगा। बिल्कुल। इसी तरह अपनी उत्सुकता बनाए रखें स्टूडेंट्स। चीजों के पीछे के क्यों और कैसे को समझते रहें। आज के डीप डाइव। कल्पना कीजिए कि आज हमें दिल्ली से मुंबई जाना है और रास्ते में पड़ने वाले हर छोटे बड़े शहर के बाहर हमें अपनी गाड़ी रोककर एक नया वीजा दिखाना पड़े। और सिर्फ वीजा ही नहीं, अलग मुद्रा, अलग कानून और अलग शासक। बिल्कुल। सुनने में ये किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता है, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो देश की जमीनी हकीकत कुछ ऐसी ही थी। सही बात है। मतलब देश का नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज हम अपनी किताबों या दीवारों पर देखते हैं। उस समय पूरा देश लगभग 552 अलग अलग देशी रियासतों में बटा हुआ था, जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। हाँ, और ये एक ऐसा दौर था जहां भारत एक राष्ट्र तो बन गया था, लेकिन उसके अंदर 552 छोटे छोटे देश मौजूद थे। जो कि प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से एक भयंकर दुस्वप्न था। एग्जैक्टली। इन रियासतों की अपनी सेनाएं थीं, अपने नियम थे और सबसे बड़ी बात, इनके पास ये विकल्प था कि वे चाहें तो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो ऐसे में एक अखंड भारत का निर्माण करना कोई सामान्य काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा उद्देश्य यही समझना है कि कैसे उन 552 रियासतों के जटिल जाल को सुलझाकर आज के आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। और कैसे हम उस बिखरी हुई तस्वीर से निकलकर आज के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाली सुव्यवस्थित व्यवस्था तक पहुंचे। हाँ, तो इस चर्चा में हम रियासतों के शुरुआती एकीकरण से लेकर भाषा और प्रशासन के बीच चले लंबे वैचारिक संघर्ष पर बात करेंगे और 2020 तक हुए सभी बड़े भौगोलिक बदलावों को आज हम विस्तार से डिकोड करेंगे। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। 15 अगस्त 1947 का समय। पहली और सबसे तात्कालिक चुनौती थी इन 552 रियासतों को भारतीय संघ का हिस्सा बनाना, जो कि बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, लेकिन कूटनीति और बातचीत के जरिए इनमें से 549 रियासतों ने शांतिपूर्ण तरीके से भारत में अपना विलय स्वीकार कर लिया। वाओ, 549 रियासतों ने! ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक सफलताओं में से एक थी। बिल्कुल। लेकिन सारा ध्यान उन 3 रियासतों पर जाता है जिन्होंने इस प्रक्रिया को आसान नहीं होने दिया। एग्जैक्टली। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। मैं यहाँ एक एनालॉजी देना चाहूंगी। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ा जिग्जा पजल था। बहुत सही उदाहरण है। ज्यादातर टुकड़े तो अपनी जगह पर आसानी से बैठ गए, लेकिन कुछ टुकड़ों को सही जगह पर फिट करने के लिए थोड़ी अतिरिक्त कोशिश और कूटनीति की जरूरत पड़ी। और इन तीनों के विलय की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि राष्ट्र निर्माण में कैसे अलग अलग रणनीतियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सही कहा। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनागढ़ की। इसे भारत में मिलाने के लिए जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम का रास्ता अपनाया गया। जनमत संग्रह का तंत्र यहाँ बहुत ही रणनीतिक था। मतलब सीधे जनता से वोट करवाना कि वे किस देश के साथ जाना चाहते हैं, राइट? बिल्कुल। जूनागढ़ के नवाब का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन वहां की बहुसंख्यक जनता भारत में मिलना चाहती थी। तो ऐसे में कूटनीतिक रूप से नवाब के फैसले को पलटने और विलय को लोकतांत्रिक वैधता देने के लिए जनमत संग्रह सबसे अचूक हथियार साबित हुआ। और जनता ने भारत के पक्ष में वोट किया और जूनागढ़ हमारा हिस्सा बन गया। एग्जैक्टली। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। दूसरी रियासत थी हैदराबाद। हाँ, यहाँ जनमत संग्रह या बातचीत काम नहीं आई, इसलिए ऑपरेशन पोलो नाम की एक सैन्य कार्यवाही करनी पड़ी। सही पॉइंट है। जब कोई देश अपने ही नक्शे के बीचों बीच एक आजाद और विरोधी मुल्क नहीं छोड़ सकता, तब इस तरह के कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। और एग्जाम के नजरिए से ऑपरेशन पोलो को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसे आधिकारिक तौर पर एक पुलिस एक्शन कहा गया था, न कि युद्ध। वेट, ऐसा क्यों?
इसके पीछे का कारण ये था कि अगर इसे युद्ध कहा जाता तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दखल देने का मौका मिल जाता। ओ समझी। तो इसे एक आंतरिक कानून व्यवस्था का मसला बनाकर सुलझाया गया। यह कूटनीति और शक्ति का एक बेहतरीन संतुलन था। जिसके बाद हैदराबाद भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया। हाँ। और तीसरी रियासत थी जम्मू कश्मीर। यहाँ के राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। जो कि एक कानूनी दस्तावेज था। लेकिन उन्होंने शुरुआत में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए थे? देखिए, जब जम्मू कश्मीर पर बाहरी आक्रमण हुआ तब राजा हरि सिंह को भारत की सैन्य मदद की आवश्यकता पड़ी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत तब तक अपनी सेना नहीं भेज सकता था जब तक कि वो क्षेत्र कानूनी रूप से भारत का हिस्सा न हो। अच्छा, इसीलिए उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर होना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक बेहद अहम सामरिक और कानूनी जरूरत थी। बिल्कुल सही। इस पूरी प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो जूनागढ़ में लोकतंत्र का इस्तेमाल हुआ, हैदराबाद में सैन्य शक्ति का और कश्मीर में कानूनी प्रक्रिया का। तो जब ये सारी रियासतें एक साथ आ गईं, बाहरी सीमाएं सुरक्षित हो गईं, तब एक नया और शायद उससे भी अधिक जटिल सवाल खड़ा हुआ। क्या सवाल? यही कि अब इन राज्यों की अंदरूनी सीमाएं कैसे तय की जाएं? क्या आधार केवल प्रशासन होना चाहिए या कुछ और? एग्जैक्टली। और यहीं से समितियों का दौर शुरू होता है। चलिए अब अगले भाग की ओर बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान करते हैं। हाँ, राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या हो, इसे सुलझाने के लिए सबसे पहले जून 1948 में एसके धर समिति बनी, जिसे भाषाई प्रांतीय आयोग भी कहा जाता है। इस समिति ने साफ कहा कि आधार प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए, न कि भाषा। प्रशासनिक सुविधा का अर्थ है कि राज्य इतना बड़ा हो कि उसे आसानी से चलाया जा सके, जैसे कर वसूली ठीक से हो और विकास योजनाएं आसानी से लागू की जा सकें, राइट? हाँ। एसके धर समिति ने भाषा को पूरी तरह से नकार दिया। और इसके तुरंत बाद एक और समिति बनी, जेवीपी समिति। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल समिति थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। एग्जैक्टली। और इस हाई प्रोफाइल समिति ने भी भाषाई आधार को नकार दिया और प्रशासनिक सुविधा का ही समर्थन किया। अब यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मतलब ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? कैसी बात? अगर एक क्षेत्र के लोग एक ही भाषा बोलते हैं तो क्या उनके लिए एक राज्य बनाना प्रशासनिक रूप से ज्यादा आसान नहीं होता? सरकारी कामकाज उसी भाषा में होगा, जनता को भी आसानी होगी। फिर इन इतने बड़े नेताओं ने भाषा को इतनी सख्ती से क्यों नकारा? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब उस समय की परिस्थितियों में गहराई से छिपा हुआ है। 1948 का समय याद कीजिए। विभाजन का समय। बिल्कुल। देश ने अभी-अभी धर्म के आधार पर एक भयानक और रक्तरंजित विभाजन झेला था। लाखों लोग विस्थापित हुए थे। हाँ। तो देश का शीर्ष नेतृत्व अंदर से डरा हुआ था। उनके मन में ये गहरी आशंका थी कि अगर आज हमने लोगों को भाषा के आधार पर बांट दिया तो कल को ये भाषाई राज्य खुद को एक अलग देश घोषित करने की मांग करने लगेंगे। ओह, तो उन्हें भाषा में एकता नहीं बल्कि अलगाववाद का बीज नजर आ रहा था। एग्जैक्टली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। नेतृत्व को डर था कि भाषाई पहचान राष्ट्रीय पहचान पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन सरकार ऊपर से भले ही यह तय कर रही थी कि राज्यों का बंटवारा प्रशासन के आधार पर हो, जमीन पर जनता की मांग कुछ और ही थी। बिल्कुल। लोग अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान के लिए लामबंद हो रहे थे और यह मांग जल्द ही एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गई। चलिए अब इस घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इसे सुन रहे हैं, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम सही कहा। भाषाई राज्य की मांग का सबसे बड़ा केंद्र मद्रास प्रेसिडेंसी था, जहां तेलुगु भाषी लोग अपने लिए एक अलग राज्य चाहते थे। हाँ, और दबाव तब चरम पर पहुंच गया जब पोटी श्री रामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। 56 दिनों की भूख हड़ताल? किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक बड़े जननेता का 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद निधन हो जाना व्यवस्था की बहुत बड़ी विफलता मानी जाती है। और इस घटना के बाद तो पूरे क्षेत्र में भयानक विरोध प्रदर्शन हुए होंगे। बिल्कुल। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। तो भारी जन दबाव और हिंसक होते हालात के सामने आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। एग्जैक्टली। और 1953 में सरकार को मजबूरन भाषाई आधार पर भारत के पहले राज्य का गठन करना पड़ा, आंध्र प्रदेश। हाँ,
ये तथ्य अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। और 1953 में आंध्र प्रदेश का बनना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था, राइट? बिल्कुल। जैसे ही एक भाषाई राज्य बना, पूरे देश से, मराठवाड़ा से, पंजाब से, कर्नाटक से भाषाई राज्यों की मांगे उठने लगी। सरकार समझ गई होगी कि अब इस आग को सिर्फ प्रशासनिक दलीलों से नहीं बुझाया जा सकता। हाँ, और इसी समस्या का एक स्थायी समाधान निकालने के लिए 1953 में ही एक नए आयोग का गठन हुआ, फजल अली आयोग। एग्जैक्टली। इसके 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने आखिरकार भाषाई आधार को स्वीकार कर लिया। हाँ, लेकिन एक बहुत अहम शर्त रखी। कौन सी शर्त? उन्होंने एक राज्य एक भाषा यानी वन स्टेट वन लैंग्वेज के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया। मैं इस बात पे थोड़ा जोर देना चाहूंगी। ये एक राज्य एक भाषा को खारिज करना सबसे दिलचस्प आहा मोमेंट है इस पूरी चर्चा का। कैसे? मतलब भाषा के आधार पर राज्य तो बनेंगे, लेकिन कोई भी राज्य किसी एक भाषा बोलने वालों का एक्सक्लूसिव क्लब नहीं होगा। एग्जैक्टली। अगर महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए बन रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ गुजराती या कन्नड़ बोलने वालों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ये विविधता को बचाए रखने का एक बेहतरीन तरीका था। बिल्कुल सही। एक राज्य में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। फजल अली आयोग ने भाषाई पहचान को सम्मान भी दिया और राष्ट्रीय अखंडता को भी टूटने से बचा लिया। और फजल अली आयोग की इन्हीं सिफारिशों ने उस नींव का निर्माण किया जिस पर भारत के नक्शे को आधिकारिक तौर पर दोबारा खींचा गया। 1956 पास हुआ, जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कहते हैं। और इसके तहत एक साथ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। एग्जैक्टली। 552 रियासतों की अराजकता आखिरकार 14 स्पष्ट और सुव्यवस्थित राज्यों में बदल चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी राज्यों के गठन का सिलसिला रुका नहीं, दशकों तक ये बदलाव चलता रहा। बिल्कुल। 1956 के बाद भी कुछ बड़े राज्यों में भाषाई संघर्ष जारी था। तो अगर इस पूरे कालक्रम को देखा जाए जो स्रोत में दिया गया है, तो सबसे पहले 1960 में क्या हुआ? 1960 में बॉम्बे राज्य को भाषा के आधार पर विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। अच्छा, और 1963 में? 1963 में नागालैंड बना। और फिर 1966 में? पंजाब को विभाजित करके हरियाणा बना। एग्जैक्टली। फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्यों का गठन हुआ। हाँ, अब देखिए, यहाँ से उत्तर पूर्व के राज्यों का पुनर्गठन शुरू होता है, जहाँ भाषा से ज्यादा जनजातीय पहचान और भौगोलिक चुनौतियां अहम थी। बिल्कुल। फिर 1975 का साल आता है। ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिक्किम का मामला। सिक्किम को पहले 35वें संविधान संशोधन जो 1974 में हुआ था, उससे सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट का विशेष दर्जा दिया गया। लेकिन फिर 36वीं संशोधन 1975 से उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। राइट। एग्जैक्टली। ये अक्सर पूछा जाता है। और फिर 1987 में 3 और राज्य बने, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। हाँ, अब अगर इस टाइमलाइन को ध्यान से देखा जाए तो हम एक पैटर्न देखते हैं। कैसा पैटर्न? मतलब पहले बड़े राज्यों से भाषाई आधार पर अलग राज्य बने, जैसे गुजरात, हरियाणा। फिर फोकस उत्तर पूर्व के राज्यों की ओर गया। बिल्कुल। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। इन तीनों का आधार भाषा से ज्यादा भौगोलिक और प्रशासनिक विकास था, है ना? एग्जैक्टली। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड अलग हुए। इन सभी की मुख्य भाषा हिंदी ही थी। तो फिर बंटवारा क्यों हुआ? इसका कारण था प्रशासनिक विकास। शासन को जनता के करीब ले जाने के लिए इन बड़े राज्यों को काटना पड़ा। वाओ, ये तो एसके धर समिति की उस प्रशासनिक सुविधा वाली बात की वापसी थी जिसे 1948 में जनता ने नकार दिया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और फिर 2014 में तेलंगाना 2 जून को 29वें राज्य के रूप में बना। तो 2014 में तेलंगाना के बनने के बाद ऐसा लगा कि शायद नक्शा पूरी तरह स्थिर हो गया है। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि ये प्रक्रिया कभी पूरी तरह से रुकती नहीं है। हाँ, चलिए अब इस चर्चा के अंतिम भाग यानी नक्शे के वर्तमान स्थिति पर आते हैं। हाल ही में कुछ और बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। बिल्कुल। 31 अक्टूबर 2019 एक और ऐतिहासिक दिन था।
जब जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये एक अभूतपूर्व कदम था। आमतौर पर हम केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य बनते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील किया गया। और इसके बाद 2020 में एक और बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ। हाँ, जहाँ दादर नागर हवेली और दमन दीव का आपस में विलय कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो दिए गए स्रोतों के अनुसार इन सभी बदलावों के बाद आज भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एग्जैक्टली। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक एनोलॉजी देना चाहूंगी। ये पूरी यात्रा साबित करती है कि भारत का नक्शा पत्थर पर खींची गई लकीर नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह है जो समय, जरूरत और प्रशासन के साथ खुद को अपडेट करता रहता है। सही बात है। 552 रियासतों को जोड़ने से लेकर भाषा के आधार पर राज्यों को संवारने और फिर विकास के लिए उन्हें दोबारा व्यवस्थित करने तक का सफर बहुत लंबा रहा है। हाँ, तो इस विस्तृत चर्चा में हमने देखा कि कैसे एसके धर और जेवीपी समिति ने भाषा को नकारा, लेकिन फजल अली आयोग ने भाषाई आधार को मानकर एक संतुलित रास्ता निकाला। और कैसे 1956 के 14 राज्यों से बढ़ते हुए हम आज 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचे। अब चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा विचार हम सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। भारत के राज्यों का गठन शुरुआत में देशी रियासतों को जोड़ने के लिए हुआ। बिल्कुल। फिर भाषा के आधार पर राज्यों की मांगें उठी, जैसे आंध्र प्रदेश। फिर 2000 के दशक में विकास और प्रशासन के लिए बड़े राज्यों को बांटा गया, जैसे उत्तराखंड, झारखंड। और 2019 में हमने एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बदलते देखा। तो ये इतिहास एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। भविष्य में जब हमारी जनसंख्या और अर्थव्यवस्था का स्वरूप और बदलेगा, तो भारत के आंतरिक नक्शे में नई लकीरें खींचने का अगला आधार क्या होगा? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या ये भूगोल होगा, क्या अर्थव्यवस्था होगी, या शायद जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। कल्पना कीजिए कि आज हमें दिल्ली से मुंबई जाना है और रास्ते में पड़ने वाले हर छोटे बड़े शहर